हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 14, जिसमें मैं आपको आज एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। कौन सा? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में? आज हम मोटे तौर पे आपको मैं बता दूं, अगर किसी भी कंडक्टर को, किसी भी वायर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और अगर उस वायर में करंट फ्लो कराया जाए तो उस वायर पे फोर्स लगने लगती है, जिसकी वजह से उसका मोशन भी हो सकता है। उस पर कितनी फोर्स लगती है, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्यों लगती है फोर्स, किस डायरेक्शन में लगती है, कौन से रूल से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आपको पढ़ाया था फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगती है, जैसे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। आज का जो लेक्चर है कुछ उसी पार्ट पे ही बेस्ड है। फिलहाल आपने अगर इससे पहले के 13 लेक्चर्स जो ऑलरेडी दे चुका हूं अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए, बेहतर रहेगा, देख लीजिए ताकि ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे प्रेजेंट प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में डायरेक्ट क्लिक करके आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। ओके बच्चे, तो ये समझने के लिए कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्यों लगती है, किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, करंट फ्लो कराया जाए तो उस पर फोर्स क्यों लगती है, ये समझने के लिए थोड़ा बेसिक से अंदर डूब के स्टार्ट करते हैं। हल्के हल्के परते दर परते खुलती रहेंगी और आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो प्यारे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर वायर में अगर करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। ऐसे वायर के आसपास अगर कोई मैग्नेटिक कंपास रख दें, ऐसे वायर के पास अगर कोई मैग्नेटिक कंपास रख दें, जैसे ये देखिए ये वायर है, इसको हमने करंट दिया, बैटरी से बल्ब चल रहा है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर मैग्नेटिक कंपास रख दें तो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है? यानी करंट कैरिंग वायर आसपास रखी हुई दूसरी चीज़ों पे फोर्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता है? बिल्कुल फोर्स लगा सकता है। करंट कैरिंग वायर के पास अगर दूसरी मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास की अपनी खुद मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जैसे ये करंट कैरिंग वायर इस मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होता है, ऐसे ही इसका ऑपोजिट भी तो ट्रू हो सकता है। ऑपोजिट ट्रू होने का मतलब जैसे इस वायर ने इस मैग्नेट पे फोर्स लगाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ऐसे इसका उल्टा भी ट्रू होता है। अगर आसपास कोई एक मैग्नेट रखी है, वो मैग्नेट इस करंट कैरिंग वायर के पास रखी है, तो जैसे वायर ने मैग्नेट पे फोर्स लगाई ऐसे ही ये मैग्नेट भी वायर पे फोर्स लगाएगी। अरे क्यों नहीं लगाएगी? ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर वायर ने इस पे फोर्स लगाई, करंट कैरिंग वायर ने मैग्नेट पे फोर्स लगाई, तो भैया मैग्नेट भी तो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जी हाँ, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, यानी आसपास अगर कोई मैग्नेट है, तो इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगती है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। लेकिन एग्जाम में अगर आएगा कि क्यों लगती है, तो अभी मैंने वजह अंदर की बात नहीं बताई है, वो अभी आगे खुलेगी। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया जिससे ये पता चला कि भैया हाँ, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स तो लगती है अगर उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें। जैसे क्या किया गया, यहाँ पे इस तरीके से आप देखिए, ये एक मैग्नेट ली गई जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में एक वायर रखा, लटका के, तार से लटका के, मेटेलिक कंडक्टर से लटका के, एक स्टैंड से लटकाया, और उसके जो दो एंड्स हैं वो बैटरी से लगाए, और जब उसमें करंट फ्लो कराया गया
तो ये देखा गया कि जैसे ही इसका स्विच ऑन किया, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के यहाँ आया, इस वायर में ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। ये लटके हुए वायर में एक ऐसा लटका हुआ वायर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बीच में कहीं पे रखा हुआ है, तो देखा ये झूलता हुआ वायर जो स्विंग की तरह झूलता हुआ वायर है, अभी लटका हुआ है, ये एकदम एक तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा। ऐसे लटका हुआ था ये वायर, या तो इधर की तरफ या उधर की तरफ झूलने लगा, जिससे ये भैया प्रूफ हुआ कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए वायर पे अगर करंट फ्लो कराएंगे तो उस पर फोर्स लगेगी। क्यों लगेगी ये मैंने नहीं बताया अभी, ये अभी आगे उजागर होने जा रहा है। फिलहाल एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट आपने और पढ़ा होगा 10th क्लास में, किक वायर एक्सपेरिमेंट, अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो। क्या है किक वायर एक्सपेरिमेंट में? इस तरीके से एक मैग्नेट ली गई यू शेप, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच में क्लैंप से एक वायर लटकाया गया जो कि नीचे से फिक्स नहीं था, जबकि नीचे से डिप करा हुआ था, नीचे से इसका फ्री एंड था, ऐसे डिप करा हुआ था एक कटोरी में, जिस कटोरी में क्या थी? मरकरी, लिक्विड मरकरी, मेटल होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और मरकरी से एक तार यहाँ पे बैटरी से लगाया नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसकी बैटरी का दूसरा टर्मिनल फिर इस लटकते हुए वायर से ज्वाइन कर दिया। और जब इस बैटरी को ऑन किया स्विच से, तो बैटरी में जब करंट फ्लो होना शुरू होगा, करंट फ्लो होना शुरू करा, जैसे ही स्विच ऑन किया तो देखा ये जो वायर इस तरीके से ऐसे लटका हुआ था, वायर ये जो लटका हुआ था, ये अपने आप आगे की तरफ ऐसे किक हुआ, आगे की तरफ इस तरीके से किक हुआ। लेकिन जैसे ही ये आगे गया फिर अपने आप पीछे आने लगा, जैसे ही पीछे आया वैसे ही आगे, कंटिन्यूअसली ऐसे 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 होने लगा, जिससे ये प्रूफ होता है कि भैया ये ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए मैग्नेट थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच में वायर था, स्विच ऑन किया, इस वायर में करंट फ्लो करा, और करंट से जब इस वायर पे फोर्स लगी होगी, उस फोर्स की वजह से ही ये आगे की तरफ किक हुआ। तो ये हमें इन एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उस पे फोर्स लगती है। क्यों लगती है, कितनी लगती है, फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें आगे आने वाली हैं। फिलहाल उम्मीद है ये चीज़ आपको याद होगी, 10th क्लास में आपने इस तरीके से पढ़ी थी। अभी इसकी आगे हम डिटेलिंग करेंगे। अब मैंने ये बताया कि ये आगे की तरफ गया, आगे की तरफ ही क्यों गया, पीछे की तरफ क्यों नहीं गया, या क्या करें कि पीछे की तरफ जाएगा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे, ये हो गया आपका किक वायर एक्सपेरिमेंट। तो देखिए ये जो अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करी गई, जैसे ये यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से करंट जा रहा है, करंट इसमें जा रहा है, वायर में करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। मैंने आपको बोला ये एक तरफ आगे की तरफ झूला, मान लें कि ये आगे इस तरीके से आगे की तरफ गया, ये जो नीचे लटका हुआ है ये आगे की तरफ गया। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो अगर बताओगे इसके पोल्स अपोजिट कर दें, नीचे नॉर्थ है ऊपर साउथ है, अगर उलट दिए पोल्स अपोजिट करने से मैग्नेटिक फील्ड जब अपोजिट कर दी जाएगी तो देखा जाएगा कि ये जो इस पे फोर्स आगे की तरफ लगी थी, अब वो आगे की बजाय पीछे की तरफ लगने लगी, यानी ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो रिवर्सेस। ऐसे ही अगर मैग्नेट को ऐसे रखने की बजाय, मैग्नेटिक पोल्स को चेंज करने की बजाय, रिवर्स करने की बजाय अगर करंट को रिवर्स कर दिया, तो करंट को रिवर्स करने से भी उस पर फोर्स ऑपोजिट हो जाएगी। अगर वो आगे की तरफ झूल रहा था तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट करने से पीछे की तरफ झूलने लगेगा। किस डायरेक्शन में झूलेगा वो अभी हम समझाएंगे, लेकिन पहली बात, अगर इसमें कोई करंट फ्लो ना कराया जाए, करंट फ्लो ना कराया जाए तो भैया फोर्स भी नहीं लगेगी, करंट कैरिंग वायर पे ही फोर्स लगी। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन करी गई, अगर कोई करंट नहीं फ्लो कराया तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगी। दूसरा, अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट किया तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट किया तो भी फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। और एक और बात कि जैसे आप देखिए ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरीके से ऐसे रखे हुए हैं, और ये जो इस तरीके से वायर है वो इस तरीके से रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ होगी और वायर ऐसे रखा हुआ है। तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वायर ऐसे एक दूसरे से 90 डिग्री पर। एक ऑब्जर्वेशन इसमें ये भी देखी गई, अगर वायर को ऐसे रखने की बजाय मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ थी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया गया वायर को, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर रख दिया जाए वायर को, तो इस वायर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। जैसे आपने चार्जेस में भी पढ़ा था, चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे तो उस पर कोई मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स नहीं लगेगी। वैसे अगर वायर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी जब वो वायर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी ऊपर की तरफ, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा
तब वहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लगेगी। ये सब चीज़ें कैसे हैं, क्यों हैं, अभी आगे समझ में आने वाली हैं। फिलहाल बात आई कि इसका आखिरकार कॉज क्या है। ये तो हमने जान लिया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर में करंट फ्लो कराया जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से वो एक तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा क्यों? बहुत ही सिंपल बात है प्यारे। ऑलरेडी पिछले पार्ट में लेक्चर में आप पढ़ते आ रहे हो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, जैसे ये इस तरीके से हमने पढ़ाया था आपको, ये इस तरीके से नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा बी वेलोसिटी से, बी मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका चार्ज क्यू है, तो इस पे फोर्स लगती है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, जिसका आपने फॉर्मूला पढ़ा क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा था बेटा। जैसे चार्ज, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगती है, ऐसे ही प्यारे वायर पे भी तो फोर्स लगेगी ही लगेगी अगर उसमें करंट फ्लो कराया जाए। क्यों? कोई अलग बात थोड़ी हो गई। अगर इस चार्ज पार्टिकल की जगह अगर एक वायर ले लें इस तरीके से, और वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, मान लें वायर में करंट इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर ऊपर जा रहा है, करंट बनता कैसे है? करंट खुद बनता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। तो आप देखिए, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर रखे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो सोचिए, जैसे चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगती है, ऐसे ही इसके अंदर रखे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं करंट फ्लो करने की वजह से मूव कर रहे होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स खुद चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो इन सारे चार्ज पार्टिकल्स पे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। और वही जो टोटल मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है, अगर इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 100 इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स को ऐड कर दें तो वो जो टोटल फोर्स आएगी वही फोर्स हमारी निकल के आएगी किस चीज़ पर? वायर पे। अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रॉन्स को सम अप कर दें तो इसका मतलब पूरे के पूरे वायर पे फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा वो निकालेंगे, और उसका डायरेक्शन क्या होगा वो निकालने के साथ साथ कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बात कि वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने पे फोर्स क्यों लगेगी। चलिए समझते हैं अब इसके आगे की बात। ओके प्यारे, अभी बात आ रही है कि सर फोर्स क्यों लगी वो समझ में आ गई, लेकिन उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा वो पढ़ने जा रहे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम्स के लिए। और आपको एक बात बता दूं बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें, जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते चलें। और अगर कई बार आपकी स्क्रीन के सामने ऑलरेडी कुछ थ्योरी लिख के आती है तो वो पॉज करके अपने आप लिख लिया करिए। मेरे को बोलने का मौका मत दिया करिए कि सर बोलेंगे तब हम लिखेंगे, वरना नहीं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर पूरे आपको नोट्स दे रहा हूँ साथ साथ में। तो आप ये मान के चलिए कि आप सामने एक क्लासरूम में बैठे हैं, एक टीचर डिक्टेट कर रहा है, आपको साथ साथ में लिखते जाना है। बस एक एक्स्ट्रा काम है कि जहाँ जहाँ आपको लिखना है वहाँ पॉज करते हुए लिखते जाना है। टीचर नहीं बोलेगा कि पॉज करो और लिखो, ठीक है। चलिए अभी बात आई कि expression for force acting on a current carrying wire placed in uniform magnetic field। तो लीजिए, एक हमने वायर इस तरीके से ले लिया है, ये एक वायर हमने लिया इस तरीके से, जिसकी खुद की लेंथ कितनी है? चलिए लेंथ मान लेते हैं इसकी L, चाहे कैपिटल L चाहे स्मॉल l, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लें कितना है? A, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ भी हो सकती है। हम जनरल केस ले लें कि मान लें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेंथ के इस तरीके से थीटा डिग्री एंगल पर है। मैग्नेटिक फील्ड थीटा डिग्री एंगल पर इसके लेंथ के, ठीक है। अब मान लें जो लेंथ है, ये जो वायर रखा है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री। इसके अंदर लेट से कि जो पूरा वायर है इस तरीके से, लेट कैपिटल N लिख लीजिए, लेट कैपिटल N बी द नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कैपिटल N। तो इसमें देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें निकालना पड़े तो कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा इसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से, तो स्मॉल n का फॉर्मूला क्या होगा, आपने कहा नंबर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल n है ही, और वॉल्यूम इसकी अगर देखी जाए तो ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिसका एरिया a और जिसकी लेंथ l है, तो प्यारे इसकी पूरी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया इंटू लेंथ। इससे अभी हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो al इधर ले आए तो ये बन जाएगा NaL। कहाँ ज़रूरत पड़ेगी देखेंगे, फिलहाल ये n का फॉर्मूला आ गया। अब मोटे तौर पे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर हमें फोर्स निकालनी है पूरे वायर पे कितनी लगेगी, कैसे निकालेंगे। आप देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे। मान लें कि करंट इस डायरेक्शन में इस तरीके से ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे विद अ वेलोसिटी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टूवर्ड्स वन एंड ऑफ द वायर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लें वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो चल रहे होंगे और इन पे चार्ज कितना होगा, -E के बराबर। तो अगर हमें इस टोटल वायर जिसमें I करंट है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस पे फोर्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे कि कितनी लग रही है। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स आ गई तो फिर पूरे के पूरे वायर पे तो निकालना बहुत आसान होगा। सिंपली अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लीजिए, इंटू 10 कर दीजिए, टोटल फोर्स आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, और फिर उसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसकी टोटल फोर्स हो जाएगी, वही उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना कोई नई चीज़ यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर कि मैग्नेटिक, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लेट Vd बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बेटा बहुत ज़रूरी होता है, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ले रहे हैं डायग्राम में, वो एक बार आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बोर्ड्स की डेरिवेशन की बात करें, ये मैंडेटरी है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा लिखना पड़ता है। लेट Vd बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन द मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स acting on each electron is given by, each electron पे जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स लग रही है, लेट इट बी Fm, उसका फॉर्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, जहाँ पे थीटा का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ ऐसा करते हैं कि करंट हम जो है इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगी ताकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये थीटा हो जाए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। ये तो ईच इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है यहाँ पे, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो लेट इट बी डिनोटेड बाय Vd। और यहाँ पे चार्ज क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं प्यारे, तो यहाँ पे E लिखेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस भी लगा सकते हैं ऑपोजिट फोर्स दिखाने के लिए। फिलहाल अभी हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला हो गया EVB sin थीटा, ठीक है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स आई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नाउ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन होल वायर पे निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो Fmi है, एक इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स आई है, उसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें। एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी लग रही है तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी लगेगी वो निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। ये लीजिए सिंपल, इसका फॉर्मूला ये लिखा है क्या, EVD B sin थीटा, और n का ये लिखा है NaL। यूनिटरी मेथड लगाना है, कुछ नहीं करना है। ये आपका फॉर्मूला ये पूरा बन गया, लेकिन इतना देखने में बहुत ही अजीब लग रहा है। थोड़ा सा हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, हमें मालूम है भैया, सिंस I इज इक्वल टू ANEVD होता है, याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन, बिल्कुल हमने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो यहाँ पे ANEVD, इतना पार्ट अगर हटा दें, ANEVD, इसकी जगह अगर हम I लिख दें तो ये बन जाएगा, B वैसे ही रहेगा, इसकी जगह I लिख दिया, L वैसे ही रहेगा, साइन थीटा वैसे ही रहेगा,
तो ये लीजिए फोर्स का फॉर्मूला आखिरकार आपके पास आ ही गया। क्या? बिल साइन थीटा। देखिए बोलने में कितना आसान है, याद करने में कितना आसान है। बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा याद कर लेंगे। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी होंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। देखिए यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगेगी, फोर्स का अपना कोई एक डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे प्यारे, L क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसे लिख दें बाहर, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया, L नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ का तो एक डायरेक्शन है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो करंट को बाहर लिख दीजिए और एल बी साइन थीटा ऐसे लिख दीजिए। कोई परेशानी? बस आई अलग करके लिख दिया। आपको याद है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते थे, ऐसी एल बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एल बी साइन थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में L क्रॉस B। लेकिन अगर क्रॉस लिख रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर का साइन आएगा, यहाँ वेक्टर का साइन आएगा, तो यहाँ पर भी वेक्टर का साइन आएगा। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया F वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि सर इसे L क्रॉस B क्यों लिख रहे हैं, सर इसे B क्रॉस L भी तो लिख सकते हैं। बेटा नहीं, B क्रॉस L नहीं लिख सकते, L क्रॉस B ही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि L क्रॉस B करेंगे तो कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए पाम रूल लगता है, तो L क्रॉस B से एक डायरेक्शन आएगा। लेट्स सी L क्रॉस B से क्या डायरेक्शन आ रहा है, लेंथ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो लेंथ उधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाया, लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, हाथ घुमाया, तो इस पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ आई, इस पे फोर्स बाहर की तरफ आई। और अगर B क्रॉस L करते तो B से L की तरफ अगर हाथ घुमाते तो फोर्स अंदर आती। अब L क्रॉस B से बाहर आ रही है, B क्रॉस L से अंदर आ रही है, लेकिन सही सच आंसर तो एक ही होगा ना। एक्चुअली जो इस पे फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी इस पे फोर्स, और चूंकि बाहर की तरफ लगेगी तो वो सही आंसर L क्रॉस B से ही आएगा, ना कि B क्रॉस L से। तो इसलिए आपको याद रखना है L क्रॉस B ही आएगा। बोलते बोलते याद करिए, F वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, ठीक है, L पहले आएगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इस फोर्स का, जनरली आपको बता रखा है, जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड पाम रूल लगाओगे, L उधर की तरफ, B इधर की तरफ, तो फोर्स आ गई बाहर की तरफ। लेकिन प्यारे यहाँ वेक्टर फॉर्म लिखते समय आप एक बात भूल गए, अभी मैंने बोला था यहाँ चार्ज है, चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई का चार्ज होता है, तो मैंने यहाँ ई लिख दिया था क्योंकि वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहाँ हमने माइनस साइन नहीं लगाया, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर माइनस साइन लेना पड़ेगा ना, और अगर आप यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो इस हर जगह माइनस 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 आएगा। तो वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म को फिर आप ऐसे लिखेंगे माइनस आई L क्रॉस B। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? किसके लिए? अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फिर तो प्लस ही लगाएंगे, लेकिन अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट तो मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन से ही होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसे L क्रॉस B ही क्यों लिखा, सर इसे B क्रॉस L भी तो लिख सकते थे, क्योंकि B क्रॉस L भी सर BL साइन थीटा होता है, उससे भी BL साइन थीटा आएगा, इससे भी LB साइन थीटा आएगा। नहीं प्यारे, यहाँ पे L क्रॉस B ही लिखेंगे। इसका क्या रीज़न है, आपने पढ़ा है L क्रॉस B से आप डायरेक्शन निकालो तो पाम रूल लगाओगे, तो L इधर B इधर, तो थंब L के डायरेक्शन में उंगलियां, B के डायरेक्शन में पाम, तो थंब बाहर की तरफ आया, तो L क्रॉस B से आएगा डायरेक्शन बाहर की तरफ। लेकिन माइनस साइन लगाए तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप देखें तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा अंदर की तरफ, और अगर ऐसे B क्रॉस L कर देंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, L क्रॉस B की जगह B क्रॉस L कर देंगे तो डायरेक्शन आ जाएगा बाहर की तरफ। तो एक तरीके से L क्रॉस B अगर कर रहे हैं तो इनवर्ड्स आ रहा है, और B क्रॉस L करेंगे तो आउटवर्ड्स आ रहा है प्यारे। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन जब देखा गया कि क्या होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ निकला इस पे,
जब अंदर की तरफ निकला इसका मतलब इस फॉर्मूले से गलत डायरेक्शन आएगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा जाता, यही वाला फॉर्मूला लिखा जाता है। अब आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें। वैसे तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से आपको बताई कि L इधर, B इधर, थंब बाहर की तरफ है, लेकिन आंसर बाहर ना आके अंदर होगा क्योंकि माइनस साइन लगाने से अपोजिट हो जाएगा। आप ऐसे निकाल तो सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट रूल बनाया गया है फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। कौन सा रूल? जी हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फोर्स, ये करंट, ये थंब, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फिलहाल इसको पढ़ेंगे आगे। याद आया होगा आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ये अभी हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपका ये जो फॉर्मूला आ गया है बिल साइन थीटा, यहाँ पे कुछ हम दो केसेस कर ले रहे हैं, इसके स्पेशल केस कर ले रहे हैं। पहला स्पेशल केस ये कि इफ द वायर इज parallel to magnetic field, if the wire is placed कर लेना, if the wire is placed पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वायर कर दें, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बेटा थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फोर्स का फॉर्मूला बिल साइन थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी नो फोर्स विल एक्ट इफ द वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने अभी आज के लेक्चर में सबसे पहले आपको बोला था, तो अभी समझ में आया क्यों 0 हो जाएगी। दूसरा, अच्छा अगर पैरेलल रख दें या एंटी पैरेलल रख दें तब भी फोर्स 0 होगी प्यारे। पैरेलल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और वायर भी ऐसे रख दिया तो भी 0, वायर एंटी पैरेलल रख दिया तो भी एंगल कितना होगा? एंटी पैरेलल में 180 हो जाएगा, और 180 में भी बेटा साइन 180 भी 0 होता है, तो उस केस में भी फोर्स 0 आएगी। सेकेंड केस, इफ द वायर इज कैप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वायर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे, देखो कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 कर दें अगर, तो फोर्स हो जाएगी आपकी बिल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी? 1, तो फोर्स कितनी आ गई? F इज इक्वल टू BIL, और ये 1, तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया। ये फोर्स कैसी फोर्स होगी? मैक्सिमम। आपको मालूम है साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो आपसे पूछा जाए अगर कि वायर पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, तो आप कहोगे व्हेन द वायर करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और अगर पैरेलल गलत बोल दिया, व्हेन द वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तब फोर्स मैक्सिमम होगी। और अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा है तो मिनिमम होगी 0 होगी। यहाँ पे चाहे तो आप मिनिमम लिख सकते हो। तो काफ़ी कुछ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है प्यारे। इसके बाद आप पॉज करो और एक बार ये सारी चीज़ें नोट कर लो। डेरिवेशन कैसे करी? छोटी सी, देखने में बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं लेकिन डेरिवेशन बहुत छोटी सी है। पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन का आपको फॉर्मूला पहले से मालूम था, सिर्फ मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला निकाला है और कुछ नहीं किया है। पहली बार देखने में चीज़ें बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर यही डेरिवेशन 2 बार हाथ से कर लोगे तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व होने लगेगी। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे कि भैया डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, कौन से रूल से निकाला जाता है। ओके प्यारे, बात आई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं। ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े हैं, इसलिए उम्मीद है जल्दी समझ जाएंगे आप। कैसे प्यारे? आपने पढ़ा होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या किया जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सबसे पहले तो लिख लीजिए, दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किस लिए यूज़ किया जाता है ये ध्यान से नोट कर लीजिए मार्जिन के ऊपर, क्योंकि यहाँ इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे रूल हैं कि आपस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रूल किस में लगाया जाता है। इसलिए बीच बीच में बार बार लिख लिख के रिवाइज करते रहा करो कि इसके लिए रूल ये है, इसके लिए रूल ये है। लेकिन पूरा यूनिट पढ़ने के बाद आप जब 1 से 2 बार रिवीजन जब करोगे तो ये रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। उस समय तक अपने आप आपको ऐसे ऑन टिप्स हो चुके होंगे कि आपके सामने मुझे लगता है 8 से 10 रूल्स इस चैप्टर में होंगे, लेकिन चुटकियों में बता दोगे ये रूल इसके लिए, ये रूल इसके लिए। उसके लिए ज़रूरी है कि थॉरोली आप स्टडी करो, मन से स्टडी करो,
फिजिक्स से प्यार करो, रट के करोगे तो ये चीज़ें रटी नहीं जा सकती, समझी जा सकती हैं। फिजिक्स सिर्फ समझी जा सकती है, समझ समझ के करो तो मज़े आएंगे। ज़बरदस्ती करके करोगे तो भैया इतनी सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं भूल जाओगे। इसलिए बेटर है मन से प्यार से हमेशा फिजिक्स को करते जाओ, बोझ समझ के मत करो। फिलहाल बात आई दिस रूल, ठीक है। ये रूल में क्या कहते हैं कि इस तरीके से आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों इस तरीके से स्ट्रेच करिए कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ सामने बैठे बैठे करो, मेरे साथ साथ करो ताकि आपको वहीं का वहीं समझ में आ जाए। क्या तीनों फिंगर्स को इस तरीके से आप स्ट्रेच कर लो, ये तो करते हो ना कई बार। यस, ये तीनों फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करो तो क्या होगा प्यारे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इस तरीके से ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये वायर ये रखा है और ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई ऐसे, करंट हो गया ऐसे, और इस पे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है कि क्या लगेगी। तो आप क्या करोगे, ये 3 फिंगर्स को स्ट्रेच करो, उसके बाद ये वाली जो फिंगर है 4 फिंगर, इसको 4 फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो। सबसे पहले ये लो रख दो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, इस 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दो, और ये सेंटर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ है तो इसे पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ रख दो, इसे पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ रख दो। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर और करंट की डायरेक्शन में ये सेंटर फिंगर। अब थंब देखो कहाँ जा रहा है, थंब अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पे जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर लगेगी। एक बार फिर से देख लो, अगर इसमें करंट जो है ऊपर ना होने की बजाय नीचे होता, तो करंट नीचे है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें, उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले जो 4 फिंगर है उसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दो। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर की तरफ रख दिया। अब सेंटर फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, करंट कहाँ है, नीचे है, तो इसे पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन रहनी चाहिए, करंट नीचे हुआ है तो इसे पकड़ के ऐसे ले जाओ। मैग्नेटिक फील्ड मेक इट श्योर कि सही है या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट नीचे, अरे थंब कहाँ आ गया, अरे थंब बाहर आ गया प्यारे, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। तो इस तरीके से आप इसका रूल का यूज करके आप ये फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। हालांकि L क्रॉस B से भी निकाल सकते हो पाम रूल करके, लेकिन L क्रॉस B करोगे फिर उसका उल्टा करोगे तो वो सही आंसर आएगा। उसमें घिचपिच से बचने के लिए एक डायरेक्ट रूल ये बनाया गया है, तो आप इसी को याद करो, इससे फटाफट निकाल के आंसर लिखा करो। तो बोले सर हम तो भूल जाते हैं कि कौन सी फिंगर किसके लिए है, लेकिन ये तो याद है ना, एक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक करंट है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसे याद रखें ये आपको बताया है मैंने पहले भी कि 10th क्लास में क्या अगर घर में 3 लोग हैं, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, तो जनरली बात करें एज की तो सबसे बड़े फादर होते हैं, फिर उसके बाद मदर होती हैं, फिर उसके बाद चिल्ड्रन होते हैं। तो ऐसे ही फादर मदर चिल्ड्रन एक ऑर्डर है, फादर मदर चिल्ड्रन। तो ऐसे ही जब ये 3 उंगलियां ऐसे रखी हैं तो सबसे ऊपर ये ऊपर जो फिंगर है ये फादर हो गई, ये मदर हो गया, ये चिल्ड्रन हो गया, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। अब फादर के एफ से फोर्स, मदर के एम से मैग्नेटिक फील्ड और चिल्ड्रन के सी से करंट। ऐसे आप याद रख सकते हैं, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर के एफ से फोर्स, मदर के एम से मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन के सी से करंट। तो इसकी डेफिनेशन सुनिए क्या है, यहाँ पे अभी आपके सामने लिख के भी आ रही है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, क्यों यूज होता है वो मैंने लिखा, और स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट स्ट्रेच योर 4 फिंगर, ध्यान से सुनते जाइए, स्ट्रेच द 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड। कई बच्चे राइट हैंड से करने लगते हैं, उल्टा हो जाएगा आंसर। Stretch the 4 finger, middle finger and thumb of your left hand such that all of them are perpendicular to each other. Then place the 4 finger in the direction of force.
sorry, in the direction of magnetic field, center finger in the direction of current, then the direction in which the thumb points will give the direction of force. ठीक है, ये आपने नोट कर लीजिए प्यारे। देखने में डेफिनेशन बड़ी है बट समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इस पे बेस बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर वो जो किक वायर एक्सपेरिमेंट और झूला झूलता हुआ वायर था उसको भी देख लेंगे। जैसे पहले ये देखिए नॉर्थ है, साउथ है, ये वायर है, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। इसके अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या है प्यारे। अगले एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपके सामने आ गया है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, बीच में एक वायर रखा है जिसमें करंट ये रेड कलर से शो हुआ है, इधर की तरफ जा रहा है। अभी इस पे फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला बिल साइन थीटा। अच्छा, एक बात आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे आपने देखा फोर्स का फॉर्मूला जो होता है बिल साइन थीटा होता है, और फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब लेंथ और करंट जो वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो। तो ये वाला जो हम केस लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला, इन तीनों में ये लगाने के लिए ज़रूरी है कि वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। यहाँ जितने भी केसेस पढ़ेंगे जिसका डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे वो तभी लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब वायर प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वह तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच किया है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। बोले सर अगर नहीं हुआ तो फिर भैया जैसे L क्रॉस B से राइट हैंड पाम रूल से बताया वैसे आप नॉर्मली कर लोगे। तो इसलिए ये केस देखिए, इससे पिछला वाला जो केस था उसमें भी आप देखिए कि वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट नीचे है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो हमने ये वाला रूल लगा दिया। अब इसमें देखिए वायर इस तरीके से, करंट इधर की तरफ है, करंट इधर जा रहा है, तो ये करंट की फिंगर इधर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ लगा दिया। ये डायग्राम में तो ऐसा दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअली नॉर्थ बाहर है, साउथ अंदर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ अंदर की तरफ है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन कर दी, और ये करंट की डायरेक्शन इस तरीके से ऐसे कर दी। तो आप देखिए थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पे फोर्स लगेगी परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स। बेटा ये रूल लगाते हुए बहुत ज़रूरी है कि इस फिंगर्स को आप सही से प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करिएगा। ये देखिए कितनी कड़क हैं, ऐसी बिल्कुल 90 डिग्री पे लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बोले कि अच्छा सर ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रेच कर दिया, अरे भैया ये वाली आदत यहाँ नहीं चलेगी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, ओके, तो ऐसे रखना। ठीक है, ओके, चलो फिलहाल एक और एग्जाम्पल देखिए प्यारे, क्या बोल रहे हैं। देखिए नॉर्थ से साउथ, ये करंट इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ बना दिया, तो ये थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है और ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो हाई है। एक और देख लो प्यारे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अभी मैंने बता ही दिया था करंट ऊपर की तरफ है। ये अपने आप करो और देखो कि क्या डायरेक्शन आ रही है, आउटवर्ड आ रही है या इनवर्ड आ रही है। चलो देख लेते हैं, पहले अपने आप करके देखना, पॉज करके फिर सुनना। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट ऊपर की तरफ, तो थंब जा रहा है अंदर, तो इसकी हो जाएगी परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। ठीक है, ओके, ऐसे ये देखिए, ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं। चलो मान लो ये नीचे वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, बीच में एक वायर है, वायर झूल रहा है ऊपर से, तो जो सबसे पहले झूलता हुआ बनाया था वो आगे की तरफ झूलेगा या पीछे की तरफ झूलेगा, वो भी हम इस रूल से निकाल सकते हैं। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, ये बना दिया, करंट अंदर की तरफ है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, और करंट इसमें अंदर जा रहा है, तो फोर्स इधर लगेगी, यानी ये इस तरफ आगे की तरफ झूलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आ जाओ जल्दी से, जो आपने किक वायर एक्सपेरिमेंट किया था वो उसमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी प्यारे। किक वायर एक्सपेरिमेंट में आप देखिए कि ये आपका इस तरीके से
वायर है जिसमें करंट, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ऊपर गया, ऐसे गया, इसमें नीचे आया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, अभी आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगली रखी, 4 फिंगर, और जो सेंटर फिंगर है नीचे आ रहा है करंट, तो नीचे की तरफ घुमाई ऐसे, ये लीजिए नीचे, और इधर हो गई, थंब कहाँ हो गया, बाहर की तरफ। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ किक होगा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। लेकिन बोले सर आपने ये तो बताया था कि बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन बार बार ये बाहर जाने पर वापस क्यों आएगा? आपने बोला था ये अपने आप इस तरीके से आगे पीछे पेंडुलम की तरह होता रहेगा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कॉमन सेंस की बात है प्यारे। ये नीचे मरकरी में डूबा हुआ है, तो करंट यहाँ आ रहा है और मरकरी से होता हुआ बैटरी में जा रहा है और सर्किट कंप्लीट हो रहा है, और इस पे फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, ये आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये बाहर की तरफ आएगा, वैसे ही मरकरी के टब से ये बाहर निकल जाएगा और सर्किट टूट जाएगा, ये बाहर आ गया, बीच में गैप हो गया, सर्किट टूट जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगी बाहर की तरफ, तो बेचारा अपने वजन की वजह से वापस लटक जाएगा, जो ऐसे चला गया था वापस ऐसे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वापस झूल के आया, वैसे ही क्या होगा, इसमें फिर से टच हो जाएगा मरकरी में, और करंट फिर से फ्लो करने लगेगा, सर्किट कंप्लीट होने की वजह से फिर से इस पे फोर्स लगेगी, फिर से ये बाहर जाएगा, और सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो ये किक वायर एक्सपेरिमेंट है, आगे पीछे आगे की तरफ बार बार किक होता रहेगा। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो प्यारे ये आज की थ्योरी थी, जिसमें मैंने आपको पूरा फोर्स क्यों लगेगी, कितनी लगेगी, कौन से फैक्टर्स आप अपने आप कर सकते हैं प्यारे। आप ये देखिए, फोर्स का जो फॉर्मूला आपने निकाला, इस वायर पे फोर्स का फॉर्मूला आपने निकाला है F = बिल साइन थीटा। तो आप खुद जान लीजिए कि फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे, लेंथ पे और एंगल पे। एक बात और बता दूं, मान लें कि करंट ऐसे है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। बोले सर अब इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा लेंगे, इधर वाला लेंगे या इधर वाला लेंगे? प्यारे कोई भी एंगल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये थीटा एंगल है तो ये होगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे चाहे थीटा डाल दो, चाहे 180 माइनस थीटा डिग्री डाल दो, आंसर विल बी सेम। मतलब जैसे 60 डिग्री अगर ये है तो ये कितना होगा, अगर 60 ये है तो ये होगा 120, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो अगर 60 ये है, 120 ये है, तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही साइन 120 की वैल्यू होती है। तो चाहे इधर वाला डालो चाहे इधर वाला एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो आगे इससे कंफ्यूज मत होना। चलो ये नोट कर लो फैक्टर्स वगैरह, मोर द मैग्नेटिक फील्ड, मोर द फोर्स, मोर करंट, मोर लेंथ, मोर द फोर्स। ठीक है, अभी बात आई प्यारे, एक आपके सामने आ रहा है क्विज का क्वेश्चन आज के लिए। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं प्यारे वो हम आगे कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विज का क्वेश्चन दे रहा हूं, एंड लेट्स सी कि मेरे बिना न्यूमेरिकल्स कराए आप कितना समझ पाए, और ये न्यूमेरिकल अपने दिमाग से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसमें फोर्स का फॉर्मूला बिल साइन थीटा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक फॉर्मूला और लगेगा। देखते हैं कितना कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं। कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल वायर 0.1 मीटर लॉन्ग हैविंग मास 3 ग्राम्स है ना, कैरिंग करंट इतना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वायर है, हॉरिजॉन्टल वायर में करंट और उसका मास दे रखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच मस्ट एक्ट एट 30 डिग्री टू द लेंथ ऑफ द वायर इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट्स वेट। कह रहे हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाएं कि ये जो वायर हवा में था ये हवा में सपोर्ट हो जाए, यानी हवा में झूलने लगे, यहीं पे रुक जाए। इसके लिए इस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। अब थोड़ी दिमाग लगाइए कि इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, उससे इस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए वो निकाल के बताइए। ऑप्शन है आपके सामने 4, देखते हैं दिमाग लगा पाते हो नहीं लगा पाते हो। थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करो, शर्तिया आप बता ही दोगे। फिलहाल प्यारे ये आज का थ्योरी का सेशन था, जिसमें मैंने आपको पूरे कंसेप्ट बता दिए। छोटा सा लेक्चर है, इसके बाद हम इसके कुछ बेहतरीन 7 से 8 न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा और कुछ 7-8 न्यूमेरिकल्स आपको करने को दूंगा असाइनमेंट में, जो आप दिमाग लगा के करेंगे। अगले लेक्चर पे आप अभी जाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वहाँ प्लेलिस्ट पे आप अगले लेक्चर पे जा सकते हैं, या फिर
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे स्क्रॉल कर जाएं, वहाँ पे इसके अगले लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा और डायरेक्ट आप वहाँ पे जाके साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। ठीक है प्यारे, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। जो भी बच्चे अटेंड कर रहे थे जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपका नाम इस लेक्चर में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। फिलहाल नोट्स बनाइए इसके, ठीक है, नोट ज़रूर बना लीजिएगा इसके, और जब तक के लिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।